अभी तक आपने सुना? झलक देखो, मैंने कहा था ना, ये ऐसा नहीं है। अब माफ भी कर दो इसे, विराज बोला। ठीक है, लेकिन आइंदा मुझे ऐसे किसी काम के लिए मत कहिएगा, मैं कर नहीं पाऊंगी। इतना कहकर झलक चली गई। दोनों हैरान हुए उसे जाते हुए देख रहे थे। अब आगे विराज बोला, यार तुम भी अजीब हो, इतने सालों से लड़कियों से दूर रहे हो, अब एक करीब आई तो उसे ही पकड़ लिया, हद हो गई। ऐसा भी कोई करता है? इतनी अच्छी लड़की है, उसे पकड़ क्यों लिया? अब अगर मैं ना आता तो जानते हो कच्चा खा जाती तुम्हें। यार बिठा कर बात कर लेते। छी, मुझे भी शर्म आ रही है। कहा था ना कि यहाँ कुछ मत करना। हो गया तुम्हारा। अब उस अजनबी लड़की को क्या कहूँ? जब मेरे बचपन का दोस्त थी, मुझे गलत समझ रहा है। इतनी बातें सुनाने से पहले एक बार पूछा भी कि क्या हुआ था। उसके सामने तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उसके जाते ही खुद शुरू हो गए। अगम को गुस्सा आया, वो बोला, अच्छा बाबा गलती हो गई, क्या हुआ था? विराज बोला। अगम ने उसे सारी बात बताई। अगम को बहुत बुरा लग रहा था कि झलक ने उसे इतना सब सुनाया। उसकी नजर में मैं ऐसा बंदा हूँ? मैंने क्या किया? गिरी तो वो खुद थी। दोपहर को अगम की माँ उससे मिलने आई। अब कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? मम्मी ने पूछा। ठीक है मम्मी, मेरा मन हॉस्पिटल से उब गया है। मैं सोच रहा हूँ कि घर जाकर बाकी का रेस्ट कर लूंगा। पट्टी ही करनी होती है, वो विराज घर आकर कर दिया करेगा। अगम मम्मी से बोला, ये ठीक रहेगा बेटा, हम सब तुम्हारी केयर कर सकेंगे। बेबे दादी बेचारी अलग परेशान होती हैं, सफर के कारण आ नहीं सकती, बेचारी वहीं परेशान होती रहती हैं। मम्मी बोली, विराज आ जाए उससे बात करता हूँ। अगम बोला। झलक की बातों ने उसे बहुत ठेस पहुंचाई थी। उसे लगा गलती उसकी भी थी। शायद विराज ठीक कहता है, मैं उसे देखकर ज्यादा ही फीलिंग ले बैठा। मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए था। विराज के आते ही अगम की मम्मी ने बात शुरू की। बेटा, क्या हम इसे घर ले जाएं? यहाँ कब तक रहेगा? वहाँ हम सब हैं इसकी देखभाल करने को। लेकिन आंटी जी, पट्टी तो रोज करवानी होगी, वो कैसे होगा? विराज जानता था कि अगम जाना नहीं चाहता, इसलिए वो बोला, तू कब काम आएगा? घर आकर पट्टी कर जाया करना। अगम बोला। विराज अगम की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, क्या तुम भी यही चाहते हो? क्या तुम ये सब सपने के कारण कर रहे हो? वो आंटी से बचा के धीरे से बोला, नहीं यार, मेरे कारण सबको परेशानी होती है। मम्मी दादी और परी सबको मेरी चिंता रहती है। बेबे, उन्हें इतनी दूर आना पड़ता है, तेरा काम भी बढ़ गया है। अगम बोला। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू कहता है तो मैं देखता हूँ। विराज बोला। शाम को जब डॉक्टर्स राउंड पर आए तो विराज ने उनसे बात की। उन्हें कोई एतराज नहीं था, अगर विराज घर जाकर उसे ट्रीट कर सकता था। डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर्स हॉस्टल। झलक अगम से लड़ने के बाद बाहर विभा को बोलकर सीधे हॉस्टल आ गई। विभा को समझ नहीं आया, उसने पूछा भी क्या क्या हुआ, पर वो बिना बोले निकल गई। फिर विभा कमरे में विराज से पूछने गई तो उसने विराज और अगम की बातें सुनी। उसे अगम की बातों से लगा कि उसका कसूर नहीं था। उसे यही समझ आया कि झलक को गलतफहमी हो गई है। उसने सोचा हॉस्टल जाके बात कर लूंगी। विभा ने हॉस्टल में आकर सारी बात झलक को बताई। झलक को तब पता चला कि असल बात क्या थी। उसे फिर बहुत बुरा लगा कि उसने अगम को बेवजह ही डांट दिया और जाने क्या क्या सुना दिया। उसने तय किया कि वो कल सुबह जाकर माफी मांग लेगी। अगली सुबह झलक काम के समय से पहले ही विभा के साथ वीआईपी वार्ड में पहुंची, लेकिन वहां अगम नहीं था और ना ही विराज अभी आया था। नर्स ने बताया, अगम सर ने खुद डॉक्टर से कहकर खुद को डिस्चार्ज करवाया। वो कह रहे थे कि वो घर पर ज्यादा अच्छे से आराम कर लेंगे, लेकिन उनके जख्म अभी कहाँ ठीक हुए होंगे। झलक के एकदम पूछने पर विभा और नर्स ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अगम का घर। अगम अपने कमरे में आराम से सो रहा था। इंसान सारी दुनिया घूम आए पर अपने बिस्तर जैसी नींद और बिस्तरों पर नहीं आती है। यही अगम के साथ भी हुआ। वो रात का सोया, दोपहर 11 बजे उठा। उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। माँ दादी और परी बारी बारी धीरे धीरे से दरवाजा खोलकर देखने आई, पर उसे सोते देख वापस चली जाती। विराज सुबह आया, उसे सोते देख चला गया। वो हॉस्पिटल गेट पर पहुंचा तो झलक मिली। झलक ने उसे देखते ही बोली, हेलो डॉक्टर विराज, आज खुद ही लेट? क्या करे, वो अगम को देखने गया था, पर जनाब तो घोड़े बेचकर सो रहा था। अब शाम को जाऊंगा, उन्हें ट्रीट कर ले। अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही, विराज बोला।
झलक का मन कर रहा था कि वो विराज से पूछे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। सो वो विराज को सर झुका के बाय कहकर चली गई। वो सारे रास्ते सोच रही थी कि उसने गलती कर दी है। उसने मुझे रोकने के लिए मेरी बाह पकड़ी थी। मैं खुद ही गुस्से में आकर गिर गई। फिर उसने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया। एक तो मैं उस पर गिरी, उसके जख्म दुखाए, ऊपर से उसे बुरा भला कितना बुरा लगा होगा बेचारे को। मेरा गुस्सा भी ना बस एकदम से आ जाता है। वो बेचारा कुछ नहीं बोला। झलक वापस हॉस्टल आ गई। उसे अब ये बात परेशान कर रही थी कि वो उससे कभी माफी नहीं मांग पाएगी। उसे ये भी फील हो रहा था कि वो अभी ठीक नहीं हुआ था, शायद मेरी बातों के कारण छुट्टी ले ली। उसके बाद झलक तो रोज हॉस्पिटल जाती, उसकी ड्यूटी भी हर महीने बदलती रही, पर झलक अगम को नहीं भूली। परी अब उसकी सहेली बन गई थी और उसे अक्सर फोन कर लेती थी। बातों के दौरान वो उससे उसके भाई का हाल चाल भी पूछ लेती थी, पर उसे अभी तक पता नहीं लगा कि परी अगम की बहन है। आज भी परी का फोन आया। हेलो परी, क्या हाल है? बस ठीक ही है, परी बोली। क्या हुआ, ये मूड क्यों खराब है? मूड खराब तो होगा ही। कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मेरे पास कोई कपड़े नहीं है और गिफ्ट भी लेना है। मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। एक ही फ्रेंड है, उसी का बर्थडे। मम्मी पापा के साथ उनके बिजनेस ट्रिप पर गई है। अब दादी तो जा नहीं सकती हैं। भैया को लड़कियों के कपड़ों का पता ही नहीं है। मैं क्या करूं? आप चलोगी? परी, मैं चल अच्छा, ऐसा करना, 1 बजे के बाद चलते हैं, ठीक है? झलक ने कहा। मुझे पता था, बस आप ही मेरा कहना मानोगे। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ठीक है, मैं 1 बजे आपको हॉस्पिटल से पिक कर लूंगी। झलक ने अपनी ड्यूटी की और करीबन 12:30 बजे अपनी फ्रेंड से कहकर वो मेन गेट पर चली गई। गेट पर पहुंची तो परी उसे देखकर कार से उतरकर आकर उसने झलक को गले लगा लिया। बोली, आई मिस यू। हाय, कितने दिन बाद मिले हो आप। तो तू आ जाती मिलने, तुझे किसने मना किया था? झलक ने उसे प्यार से कहा। परी उसे कार की तरफ ले गई। परी पीछे बैठी। उसने भी बैठने के लिए दूसरी साइड का दरवाजा खोला और बैठने लगी कि किसी की आवाज आई। हेलो। उसने आवाज की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। ड्राइवर सीट पर अगम बैठा था। उसने भी जवाब दिया, हेलो डॉक्टर झलक, ये मेरे भैया हैं जिनकी खबर आप लेती रहती हैं। परी बोली। ओ, तो परी आपकी बहन है? झलक ने अगम से पूछा। अगम ने जवाब में हाँ कहा। झलक को उस दिन की सारी बात याद आ गई। याद क्या आई, वो तो कभी भूली ही नहीं थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? आप तो ड्राइव भी करने लगे। अभी कुछ दिन और आराम करना था। झलक बोली। जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्राइविंग करने में भी दिक्कत नहीं होती, अगम बोला। अगम को भी उसकी उस दिन की कही बातें याद थी। वो नहीं चाहता था कि कोई बात हो जिससे वो उसे फिर गलत समझे। आप एक दूसरे को जानते हो? भैया, आपने कभी बताया नहीं, परी बोली। तूने कभी पूछा ही नहीं, अगम ने बिना मुड़े कहा। झलक को बहुत बुरा लग रहा था जब उसे पिछली बात याद आ गई थी। वो अगले शीशे में अगम का चेहरा देख रही थी। वो उसका चेहरा पढ़ना चाहती थी। अगम को भी महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने भी झलक की तरफ देखा। उनकी आंखें मिल गईं। झलक ने नजरें झुका ली। अगम ने रेडियो ऑन कर दिया। पुराने गाने चल रहे थे। गाना भी मौके मुताबिक आ गया। तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। दोनों चोरी चोरी शीशे में एक दूसरे को देख लेते थे। परी झलक को अपने कॉलेज की बातें बता रही थी। वो भी बड़े प्यार से सुन रही थी। किसी किसी बात पर वो जोर जोर से हंस पड़ती थी। अगम उसे हंसते देख खुद भी मुस्कुरा देता था। वो लोग मॉल में गए। परी सीधे कपड़े की शॉप में चली गई। वो ड्रेसेस चूज कर रही थी। झलक ने उसे एक ड्रेस निकाल कर दी। वो ट्राई करने गई तो वो दोनों बाहर ही रह गए थे। झलक ने मौका देखकर उसके पास आकर कहा, मिस्टर अगम, असल में उस दिन मुझे पता नहीं था। मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। मुझे विभा ने बाद में बताया। मुझे तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, पर आगे से गुस्सा मत करना। गुस्सा सेहत के लिए बुरा होता है। अगम मुस्कुरा कर बोला। झलक भी हंस दी। इतने में परी भी अंदर से आ गई। देखिए, परी बोली। झलक देखकर बोली, बहुत अच्छी लग रही है। क्यों अगम जी? हाँ अच्छी है, अगम बोला। एक ये भी ले लो, दोनों अच्छी हैं। झलक ने दूसरी ड्रेस पकड़ाते हुए कहा। ठीक है, आप ही कोई ड्रेस ले लो, परी बोली।
नहीं, मैंने क्या करनी है, झलक बोली। परी जब दूसरी ड्रेस ट्राई करने गई तो अगम ने अटेंडेंट को एक ड्रेस दिखाने को कहा। उसने साइज पूछा तो अगम ने धीरे से कहा कि उस मैडम के लिए। अटेंडेंट एक ड्रेस ले आई। ड्रेस बहुत ही प्यारी थी, लाइट पिंक कलर का। अगम ने आकर झलक से पूछा, ये ड्रेस कैसी है? जी प्यारी है, झलक ने कहा। झलक को लगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया होगा। वो अपने ही गेस लगा रही थी। अगम ने वो ड्रेस पैक करा ली। परी ने भी झलक की बताई हुई दोनों ड्रेस ले ली। इसके बाद वो गिफ्ट के बारे में सोचने लगी। वो लोग एक गिफ्ट शॉप पर गए। उसने एक ज्वेलरी सेट लिया। शॉपिंग करके वो कुछ खाने रेस्टोरेंट गए। अगम झलक के सामने बैठा था। वो खाना खाते खाते झलक को देखे जा रहा था। झलक को महसूस हो रहा था कि अगम उसे देख रहा है। वो नजरें झुकाए खाना खाए जा रही थी। तभी परी का फोन आया। वो बात करने लगी। परी बोली, हेलो दक्षा, बता क्या बात है? यार मैं शॉपिंग करने जा रही थी, सोचा तुझे भी बुला लूं। तू भी चल, मेरी ड्रेस सिलेक्ट कर देना, मैं खुद ही लेने आ जाती हूँ। दक्षा बोल रही थी और परी अगम और झलक को इशारे करके पूछ रही थी कि क्या कहूँ। उन्होंने इशारा कर दिया कि जा, ओके है, मैं खुद ही बाहर आई हुई हूँ। तू ऐसा कर, शाम मॉल में आ जा, मैं तुझे वहीं मिलती हूँ, परी बोली। फोन रखकर उसने झलक से कहा, सॉरी डॉक्टर झलक, मैंने आपको बुलाया और अब खुद जा रही हूँ। अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आपको नहीं बुलाती। अरे तो क्या हुआ, अच्छा है, तुम थोड़ा और खुल जाओगी, अपना डर दूर कर पाओगी। तुम आराम से जाओ, मैं वापस चली जाऊंगी, झलक बोली। भैया आप इन्हें छोड़ाना, प्लीज प्लीज प्लीज, परी अगम से बोली। डोंट वरी, मैं छोड़ आऊंगा, अगम बोला। फिर वो उसे श्याम मॉल ले आए। उन्हें मॉल में आए थोड़ी ही देर हुई थी कि दक्षा आ गई। वो कार से उतरकर अगम और झलक के पास आई और बोली, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। अगम और झलक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। झलक बोलने ही वाली थी कि दक्षा परी से बोली, परी तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी भाभी इतनी सुंदर है। यार तू चल भी अब। अच्छा भैया भाभी जी, मैं चलती हूँ, परी ने झलक को आंख मारते हुए कहा। वो माल के गेट से वापस आई और धीरे से बोली, सॉरी, पर आपको भाभी कहने से सबके आगे इसी बात की सेखी मारूंगी कि भाभी डॉक्टर है, हा हा हा। वो हंसते हुए वापस भाग गई। वो कुछ देर वहीं खड़े हंसते रहे। फिर अगम बोला, आपने कुछ शॉपिंग करनी है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लेना है, बस आप मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दो, झलक बोली। बस स्टॉप क्यों? मैं आपको आपके हॉस्पिटल छोड़ दूंगा और मैं खुद भी विराज से मिल लूंगा, बहुत दिन हो गए हैं, अगम बोला। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, झलक बोली। वो दोनों मॉल से कार की तरफ चल दिए। अगम बोला, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो क्या मुझे दे सकती हैं? मुझे आपको कुछ बताना है। जी, मैं फ्री ही हूँ, कहिए क्या कहना है, झलक बोली। कहीं बैठकर बात करते हैं, अगम, चलिए। झलक को अगम अच्छा लड़का लगा, इसलिए वो उसके साथ चल दी। वो दोनों बरिस्ता में गए। अगम ने झलक से पूछकर कॉफी ऑर्डर किया। फिर अगम बोला, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता था। मैं शिमला गया था, वहां किसी ने मुझे गोलियां मार दी। मैं किसी डॉक्टर गिल के क्लिनिक पहुंच गया। उन्होंने मुझे ट्रीट किया। वहां मुझे रात को सपना आया तो उसमें मुझे आप दिखी। आपने मुझे पानी पिलाया, फिर लोरी सुनाकर सुलाया। वो बिल्कुल हकीकत लग रहा था। मैं जागा तो पता चला कि वहां कोई लड़की ही नहीं थी। तब मुझे पता चला कि मेरा सपना था। जब मैंने यहाँ देखा तो मैं सच में पागल सा हो गया। उस दिन मेरा कोई इरादा नहीं था आपका हाथ पकड़ने का, पता नहीं वो कैसे हो गया। आज मैं उस बात के लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। ये एक सॉरी गिफ्ट है मेरी तरफ से, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए, माफ मैंने आपको पहले ही कर दिया था, पर मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। आप उसे परी को दे देना। आप इतने सख्त क्यों हैं? एक गिफ्ट ही तो है। अगर आप अब भी नहीं लेंगी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया है। मैं पहले भी यही सोचता था, इसलिए इतने दिनों से माफी नहीं मांगने आया। ये तो आज अचानक मिल गए सो कह रहा हूँ। अगम के चेहरे पर उदासी थी। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। अच्छा लाइए, मैं ले लेती हूँ आपका गिफ्ट, कहकर उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अगम ने खुश होकर गिफ्ट उसे दे दिया और बोला, थैंक यू। झलक मुस्कुरा दी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसने उसकी बात क्यों मान ली। उन्होंने कॉफी पीकर अगम उसे हॉस्पिटल ले आया। उसे हॉस्टल के बाहर उतार कर वो वापस जाने लगी। अगम विराज के पास जाने लगा तो उसने वो गिफ्ट पिछली सीट पर देखा। वो मुस्कुरा दिया। वो उसे साथ ही ले आया। कार पार्क करके वो विराज के पास चला गया। वो बहुत खुश था। उसे अब उससे मिलने का एक और मौका मिल गया।
विराज, वाह, आज तू कैसे आ गया? विराज उसे देखकर खुश हो गया और बोला, अगम, बहुत दिन हो गए थे तुम्हें मिले हुए। आज डॉक्टर झलक को छोड़ने आया था, तो सोचा कि मैं आया हूं तो तुमसे भी मिलाऊं। भाई, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। विराज, लो जी, अब हमारी ये कीमत हो गई है कि झलक को छोड़ने आए तो आ गए हैं। हे भगवान, ये दिन भी देखना भी लिखा था मेरी किस्मत में। वो गाना गुनगुनाने लगा, मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। साले, अपनी नौटंकी बंद कर और सुना क्या हालचाल है। जख्म ठीक क्या हुए? हमारे घर आना ही छोड़ दिया क्या? अब तुझे घर बुलाने के लिए फिर से गोलियां खाऊं? अगम बोला। अरे नहीं यार, ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी यार को मेरी भी उम्र लग जाए। विराज ने औरतों की तरह नजरें उतारते हुए अगम की बलाए ली। सभी हंस पड़े। अगम का घर। परी अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। वो देर रात तक वापस नहीं आई और उसका फोन भी बंद आ रहा था। अब घर में किसी के पास दक्षा का नंबर भी नहीं था। मम्मी, पापा, दादी और अगम सभी परेशान थे। अगम कॉलेज के प्रिंसिपल के घर जाने लगा कि उसे झलक की याद आ गई। उसने जल्दी से झलक को फोन किया। हेलो डॉक्टर झलक, क्या परी का कोई फोन आया है? नहीं तो। क्या वो वापस नहीं आई? हाँ जी, वो अभी तक वापस नहीं आई है। घर में सबको बहुत चिंता हो रही है। मेरे पास तो उसकी फ्रेंड का नंबर भी नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। अगम घबराया हुआ था। आप चिंता न करें, ऐसा करते हैं, आप मुझे मॉल के बाहर मिले, फिर उन्हें वहीं ढूंढते हैं। झलक बोली, ठीक है, आप मुझे मेन गेट पर मिलिए, मैं अभी आता हूँ। अगम बोला। लेकिन झलक कुछ बोलती, फोन पहले ही बंद हो गया था। झलक ने विभा को बताया और जल्दी से हॉस्पिटल के मेन गेट पर आ गई। उसके आने के 15 मिनट बाद अगम आ गया। अगम और झलक उसी मॉल के पास पहुंचे जहां उन्होंने परी को छोड़ा था। अगम ने सिक्योरिटी गार्ड को फोटो दिखा के पूछा, ये लड़की यहाँ आई थी लगभग 2 घंटे पहले, आपने देखा है क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने ध्यान से देखा, फिर बोला, जी ये कोई घंटे कुछ पहले 2 लड़कों के साथ यहाँ से गई है। कुछ नशेड़ी सी लग रहे थे तीनों। उसकी बात सुनकर दोनों घबरा गए। अगम ने गुस्से से काउंटर पर मुक्का मारा। उसके हाथ से खून निकल पड़ा। उसने चोट की परवाह किए बिना फोन किया, हेलो पैंथर, अपना जाल बिछाओ, सारा शहर छान मारो, मेरी परी मुझे वापस चाहिए। मैं मॉल में हूँ, जहां से वो गायब हुई है मैं रिपोर्ट भेजता हूँ, खबर लीक ना हो। हाँ, मैं सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ। उसने फोन बंद करते ही गार्ड की तरफ देखा और पूछा, सीसीटीवी स्टोर रूम कहाँ है? सर, बेसमेंट में है, लेकिन वो ऐसे हर किसी को सीसीटीवी नहीं देखने देते हैं, गार्ड बोला। अगम ने फोन निकाला, हेलो आशीष, मैं अगम बोल रहा हूँ। मेरी परी तुम्हारे मॉल से गायब हो गई है, मुझे सीसीटीवी देखना है। ओ अगम, तुम क्या कह रहे हो? क्या कहा? परी? तुम गार्ड से बात करो। अगम ने फोन गार्ड को पकड़ा दिया। जी साहब। जी ठीक है जी। हाँ जी, अभी करता हूँ। फोन बंद करते ही गार्ड बोला, चलो साहब, मैं स्टोर में ले चलता हूँ। झलक हैरानी से अगम की तरफ देख रही थी। उसके हाथ से खून बह रहा था, पर उसे जैसे कुछ पता ही नहीं था। वो नीचे सीसीटीवी स्टोर रूम में आ गए। झलक ने अपना रुमाल लिया और अगम का हाथ पकड़ के जख्म पर बांध दिया। अगम कुछ नहीं बोला। उसने पहले झलक को देखा, फिर हाथ को। इतने में गार्ड बोला, देखिए साहब, ये रही। अगम और झलक छट से देखने लगे। परी दक्षा के साथ अंदर जा रही थी। उनके पीछे 2 लड़के भी आ गए। साहब, ये दोनों लड़के थे। अगम ने ध्यान से देखा। वो इन्हें नहीं जानता था। घंटे बाद वो अंदर से बाहर आए, लेकिन उनके साथ सिर्फ परी थी, दक्षा नहीं थी। अगम ने फुटेज एंड तक देखी, पर दक्षा नजर नहीं आई। लगता है दक्षा अंदर ही है, वो बाहर गई ही नहीं है। झलक बोली। गार्ड, मॉल अच्छी तरह से चेक करो, ये लड़की अंदर ही होगी। अगम बोला। क्या हुआ, कुछ पता चला? आशीष भी आ गया। नहीं, अभी नहीं, एक लड़की मॉल से निकली नहीं थी, उसी को देखने जा रहे हैं। अगम बोला। सभी ऊपर मॉल में आए। अगम ने पैंथर को फुटेज भेज दी। फुटेज के मुताबिक 3rd फ्लोर पर कपड़े की शॉप से परी और दक्षा गई, पर निकली नहीं। बस वहीं से उसे किडनैप कर लिया गया। अगम बोला। यही इस कपड़े की शॉप में देखो। सबने देखा, वहां कोई नहीं था। सब जाने लगे तो झलक को एक ट्राई रूम बाहर से बंद मिला। उसने झट से उस रूम को खोला। अंदर दशा बेहोश पड़ी थी। झलक ने उसकी नब्ज चेक की, फिर बोली, लगता है कि नींद की गोलियां खाई है या खिलाई है। इसे हॉस्पिटल ले जाओ। आशीष झलक की तरफ देखे जा रहा था। अगम से पहले ही उसने एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया। वीरान बिल्डिंग। एक कार आकर रुकी। उसमें से 2 लड़के निकले। उन्होंने पिछली सीट पर परी को बिठा उठाया और बिल्डिंग की सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहे थे। तभी एक और शानदार महंगी कार वहां आकर रुकी।
उसमें से 22-23 साल का हैंडसम लड़का निकलकर धीरे धीरे उनके पीछे चल दिया। वो भी उनके पीछे ऊपर आ गया। उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोलकर परी को अंदर ले जाकर लिटाया। वो लड़का भी उनके पीछे ही अंदर चला आया। उसने फिल्मी स्टाइल में अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उन दोनों को एक साथ ही पीटने लगा। तीनों में जबरदस्त फाइट हुई। दोनों कुछ ही देर में ढेर हो गए। वो आगे आया, उसने परी को बाहों में उठाया। उन दोनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आर्मी अफसर उसका मुकाबला भला वो कैसे कर सकते थे। उसने बाहर आकर उन्हें कुंडी लगा दी और परी को लेकर जल्दी से नीचे उतर आया। जैसे ही वो नीचे उतरा, पुलिस आ गई। उसने पुलिस अफसर से कहा, जी मैंने ही फोन किया था, लड़की को मैंने बचा लिया है, इसे किडनैप करने वाले ऊपर कमरे में बंद है, अच्छे से जांच करना, मैं इस लड़की को पीजीआई लेकर जा रहा हूँ। कहकर उसने परी को जल्दी से पिछली सीट पर लिटाया और कार स्टार्ट करके चल दिया। पुलिस वालों ने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। दूसरी तरफ दचा को हॉस्पिटल भेजकर अगम और झलक पैंथर के फोन की वेट कर रहे थे। आशीष भी उनके पास ही बैठा था। झलक टेंशन में बोली, हम ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो हम कुछ भी कर ले, पैंथर से तेज नहीं कर सकते। वो कुछ ही देर में बता देगा कि परी कहाँ है, अगम बोला। आशीष झलक को ही देखे जा रहा था। वो बोला, मेरे ख्याल से डॉक्टर झलक ठीक कह रही हैं, हमें उसे ढूंढना चाहिए। अच्छा कहाँ? अगम ने देखा कि आशीष कब से झलक को ही देखे जा रहा है। वो उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा होकर बोला। अगम का फोन बजा, उसने जल्दी से उठा लिया। पैंथर था। अगम बोला, हेलो पैंथर, क्या रिपोर्ट है? सर, हम उनके ठिकाने पर पहुंच गए थे। उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस अफसर बता रहे थे कि किसी आर्मी अफसर ने परी जी को बचा लिया और इन्हें पकड़वा दिया। वो उसे पीजीआई ले गया है। सर, अब क्या करना है? पैंथर ने पूछा। पुलिस की कार्रवाई पर ध्यान रखना, देखना वो उसे छोड़े ना, और कौन उससे मिलने आता है, किसका फोन आता है, सब डिटेल से देखना, पता लगाना कि ये किसका काम है। अगम गुस्से से बोला। फोन बंद करके उसने विराज को फोन किया। विराज अध सोया सा बोला, हेलो, कौन है? विराज, मैं बोल रहा हूँ। विराज ने टाइम देखा, रात 1 बज रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? विराज, परी को किसी ने किडनैप कर लिया था, कोई उसे बचा के पीजीआई लेकर गया है। हम पंचकुला में हैं, तुम उसके पास जाओ, हम भी पहुंचते हैं। अगम की बात सुनते ही विराज ने कपड़े पहन लिए, फोन रखते ही इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल दिया। क्या परी ठीक तो है? झलक ने चिंता में पूछा। जाकर पता चलेगा, चलो चले। अगम ने पीछे मुड़कर आशीष से कहा, थैंक यू आशीष, परी मिल गई है, किसी ने उसे बचाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, हम चलते हैं। अगम ने आशीष से हाथ मिलाया। आशीष ने झलक की तरफ भी हाथ बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि झलक हाथ बढ़ाती, अगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बिठा दिया और बोला, चलो, पता नहीं परी किस हाल में होगी। थैंक यू मिस्टर आशीष। झलक कुछ और बोलती, इससे पहले ही अगम ने कार स्टार्ट करके तेज भगा ली। अगम और झलक हॉस्पिटल पहुंचे। विराज पहले ही वहां आ गया था। अगम के आते ही विराज उन दोनों को परी के पास ले गया। झलक उसके पास अंदर चली गई। उसने परी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। परी ठीक थी। परी को अभी होश नहीं आया था। उसने अगम को इशारा किया कि परी ठीक है। परी को ठीक ठाक देखकर अगम की जान में जान आई। झलक को वहीं छोड़कर वो बाहर आ गए। विराज उसे उस लड़के के पास लेकर आया जिसने परी की जान बचाई थी। अगम ने उससे हाथ मिलाया और बोला, हेलो, मैं उस लड़की का भाई हूँ जिसकी आपने जान बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, ये किस्मत की बात है कि मैं वहाँ था, इसलिए मैं उसे बचा पाया। बाकी वो दोनों काफ़ी कमज़ोर थे, उन्हें भी पुलिस स्टेशन जाकर मिलना पड़ेगा। सर, अब आप असल में भाई हैं या अभी और कोई आएगा? मैं जा सकता हूँ, उस लड़के ने कहा। विराज ने आगम को बताया, मैं आया था तो मैंने यही कहा था कि मैं भाई हूँ, तो ये जाने लगा तो मैंने ही रोक दिया कि अभी असली भाई आएगा, उसे मिलकर जाना। ओह नहीं, मैं ही असली भाई हूँ। आपका नाम क्या है? अगम बोला। हेलो, मेरा नाम चयन है, मैं आर्मी में मेजर हूँ, फिलहाल मैं छुट्टी पर आया हूँ। वैसे मेरी ड्यूटी आजकल कोलकाता में है, श्याम मॉल हमारा ही है, वो लड़का बोला। श्याम मॉल? लेकिन उसका मालिक आशीष है, अगम ने पूछा। हाँ जी, वो मेरे बड़े भैया हैं, चयन ने बताया। ओह, दुनिया कितनी छोटी है। आशीष मेरा फ्रेंड है और वो अब तक हमारे साथ ही था। ओके, मैं जाकर भैया को बता देता हूँ। ये लीजिए मेरा नंबर, कल होश आने पर मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी, चयन बोला। कहकर चयन चला गया। विराज और अगम उसे जाते हुए देखते रहे। अगम ने घर फोन किया। मम्मी, आप चुपचाप सुनो,
शोर मत करना, दादी को बिल्कुल मत बताना। परी को किसी ने किडनैप कर लिया था, पर किसी ने बचा लिया है। अब वो पीजीआई में है, बिल्कुल ठीक है। विराज और मैं उसके साथ हूँ। आप दादी को संभालिए, कल तक होश आ जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। उसे मम्मी को बताना पड़ा क्योंकि पापा बिजनेस ट्रिप पर गए थे। मम्मी ने ओके कह तो दिया, पर उनका मन नहीं मान रहा था। उन्होंने दादी को सुलाया और ड्राइवर को लेकर पीजीआई पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने अगम को फोन किया। हाँ जी मम्मा। बेटे कौन सी फ्लोर है? अरे मम्मी क्या बात है, कहाँ से बोल रही हैं? मैं इमरजेंसी के बाहर हूँ। अगम उसी वक्त विराज को मम्मी को लेने भेजा। झलक अब भी अंदर परी के पास ही बैठी थी। वो परी को प्यार से देख रही थी। परी बिल्कुल मासूम सी बच्ची लग रही थी। अगर आज वो बंदा टाइम पर ना पहुंचता तो पता नहीं वो लोग इसका क्या हाल करते। सोचकर झलक कांप गई। उसने रुई गीली करके उसके होठों को गीला किया। इतने में परी की मम्मी वहां आ गई। वो बेटी को एक बार देखना चाहती थी। झलक उन्हें रोते देख बाहर आई और बोली, आंटी जी आप क्यों रोती हो? परी बिल्कुल ठीक है, आप घर जाकर आराम कीजिए, कल उसे होश आ जाएगा। कल सुबह आ जाइएगा। अगम जी आप भी जाइए, मैं और विराज हैं यहाँ, आप चिंता मत कीजिए। विराज की कल ड्यूटी है, सो विराज तू जा मम्मी के साथ। मम्मी मैं कल इसे घर ले आऊंगा। माँ को परी को देखकर चैन आया। फिर वो अगम की बात मानकर विराज के साथ वापस चली गई। तब अगम और झलक ही रह गए थे। अगम बोला, झलक जी आप भी आराम कर लीजिए, कल आपने भी ड्यूटी करनी होगी। नहीं, अब हम फ्री हैं, एग्जाम के बाद ड्यूटीज लगेंगी, आप आराम कर लीजिए, हमें तो जागने की आदत है। झलक बोली, क्या बात है, लगता है आपको इश्क हो गया है, जो जागने की आदत हो गई है। अगम ने मजाक किया। झलक ने भी शेर मारा, उड़ा देती है होश कुछ जिम्मेदारियां घर की, हर जागने वाला आशिक नहीं होता। अरे वाह, आप तो शायरी भी जानती हैं। अगम बोला, जी लिखने का शौक नहीं है, बस कभी कोई पसंद आ जाए तो याद रख लेते हैं। आपको भी पसंद है? झलक ने पूछा। जी मुझे भी आपकी तरह पढ़कर याद रखने की आदत है। अगम बोला, तो आप भी सुना दीजिए कोई। अगम ने झलक की तरफ देखा। उसकी गाल का तिल देखकर उसे एक ही शेर याद आ रहा था। वो बोला, तू कातिल, तेरा दिल कातिल, तेरे गाल का काला तिल कातिल, ए कातिल तू आईना ना देखना, कहीं टकरा न जाए कातिल से कातिल। अगम बोलकर चुप सा हो गया। झलक झिझक कर बोली, बहुत बढ़िया। दोनों काफी देर बातें करते रहे। कुछ देर बाद अगम बेंच पर बैठा बैठा ही सो गया। सुबह के करीब 5 बजे परी को होश आया। अगम उसे मिलने अंदर गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, छोटी अब कैसी है तू? ठीक है भैया, बस थोड़ा सिर चकरा रहा है, बाकी सब ठीक है। मुझे क्या हुआ, मैं तो दक्षा के साथ मॉल में थी। परी ने सोचते हुए बोला। परी याद करके क्या हुआ था, तू जानती है उन लोगों को? अगम ने पूछा। मुझे याद है, दक्षा ड्रेस ट्राई करने ट्राई रूम में गई तो किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। परी ने बताया। अच्छा तुम रेस्ट करो, अगर पुलिस आए तो जवाब दे देना। अगम बोला, कोई बात नहीं, डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। झलक बोली। परी को डॉक्टर ने चेक किया और बोले, सब कुछ ठीक है, 7 बजे बड़े डॉक्टर आएंगे, वो छुट्टी के बारे में बताएंगे। अगम उसके पास बैठ गया और झलक से बोला, अब आप जाइए, कुछ देर आराम कर लीजिए। मैं तो सो भी गया था। आप तो बिल्कुल भी नहीं सोई। अपनी बात से उसे रात की बात याद आई, जब वो बातें करते करते सो गया था। उसकी आंख खुली तो वो झलक के कंधे पर सर रखकर सो रहा था। वो उठा तो उसने अपना सर उठाया, तब उसे पता चला कि उसने झलक के कंधे पर सर रखा हुआ था। वो एकदम से सीधा हो गया और झलक से बोला, सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कब नींद आ गई और मैं सो गया। आपका कंधा तो ठीक है? कहकर वो उसका कंधा मलने लगा। झलक को पहले किसी ने ऐसे टच नहीं किया था, या यूं कहिए किसी लड़के ने टच नहीं किया था। वो सर से पांव तक कांप गई। उसने कहा, मिस्टर अगम, मेरा कंधा ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। झलक का चेहरा लाल हो गया था। अगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झट से हाथ पीछे किए और फिर माफी मांगने लगा। झलक को भी सारी बात याद आ गई। उसका चेहरा फिर लाल हो गया। परी ने उसे देखकर कहा, भैया ठीक कह रहे हैं डॉक्टर झलक, आपका मुंह भी कैसा लाल हुआ पड़ा है। आप जाइए आराम कीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, सुबह छुट्टी के बाद चली जाऊंगी, मेरी छुट्टी ही है। झलक बोली। सिटी पुलिस स्टेशन। चैन हॉस्पिटल से सीधा पुलिस स्टेशन आ गया। वो इस केस के जांच अधिकारी से मिला। सर कुछ बताया उन दोनों ने? अभी तो नहीं, लगता है कुछ और खुराक देनी पड़ेगी। हल्का चाय पानी तो मैं दे सकता हूँ, मैं देखूं? चैन बोला। हाँ जी, क्यों नहीं। चैन अंदर गया। उसे देखते ही वो दोनों एकदम से सुन्न हो गए।
वो एक दूसरे के पीछे छुपने लगे। चैन बोला, अपने आप बोलोगे कि हल्क से जुबान निकालूं? जी हम बताते हैं, हम बताते हैं। दोनों डर से कांपते हुए बोले। एक ने बताया, हमें वो बिल्डर ने भेजा था। चैन ने पुलिस वाले को कहा, लो ये बता रहे हैं, आप बयान ले लो, अब मैं चलता हूँ। जब असली मुजरिम को पकड़ लो फिर मुझे बताना, कहकर वो अपने घर आ गया। श्याम निवास। दूसरे दिन सुबह उसने आशीष को सारी बात बताई। आशीष ने कहा, अच्छा तूने उसकी जान बचाई? थैंक गॉड वो बच गई, वरना अपने मॉल का नाम खराब होता। भैया आप सिर्फ मॉल का सोचते हैं और मैं देश के बारे में सोचता हूँ। अगर उस बेचारी को कुछ हो जाता तो वो लोग क्या करते? या उसे मार देते या वह खुद मर जाती। देश की एक और बेटी की जिंदगी खत्म हो जाती। चैन बोला, सो तो है, तू तो रात बहुत लेट आया होगा, अब इतनी सुबह कहाँ चल दिया? आशीष बोला, उस लड़की को देखने जा रहा हूँ, रात तो उसे होश नहीं था, अब तो आ ही गया होगा, एक बार देख आऊं और बाद में पुलिस स्टेशन भी जाना है। चैन ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बोला। उसकी बात सुनकर आशीष को झलक की याद आ गई। वो बोला, चलो मैं भी चलता हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है, आखिर मेरे मॉल में हादसा हुआ है, रुक 1 मिनट में भी ब्रेकफास्ट कर लूं, कहकर वो भी जल्दी से नाश्ता करने लगा। सिटी हॉस्पिटल। वो लोग लगभग 7:30 बजे वहां पहुंचे। डॉक्टर्स राउंड पर आए हुए थे। अगम और झलक बाहर ही खड़े थे। आशीष और चैन उनके पास आए। दोनों ने उन दोनों को हेलो कहा। आशीष तो बस झलक को ही देखे जा रहा था। चैन ने अगम से पूछा, होश आ गया क्या? हाँ जी, आज सुबह 5 बजे के करीब होश आया है, सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अब डॉक्टर्स बताएंगे, अगम ने बताया। आप कैसी हैं डॉक्टर झलक? मैं खास तौर से आपसे मिलने आया हूँ। सच में कल जिस तरह से आपने मॉल में उस लड़की का पता लगाया, उससे तो आपको पुलिस में होना चाहिए था। मैं तो आपका कायल हो गया। उस लड़की को होश आ गया? आशीष बोला। हाँ जी, उसे तो कुछ देर बाद ही होश आ गया था। उसे पानी में कोई दवा पिलाई गई थी, उसे भी कुछ नहीं पता। असल में वो ट्राई रूम में गई थी तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया, पानी की बोतल अंदर ही थी, उसने वो पानी पिया और बेहोश हो गई। अगम बोला। वो नहीं चाहता था कि झलक आशीष की बात का जवाब दे, वो खुद ही बोल पड़ा। वो आशीष की हर हरकत पर नजरें रखे था। आशीष ने फिर पूछा, आप इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं? जी, मैं यहाँ एमबीबीएस कर रही हूँ, लास्ट ईयर है, झलक बोली। उसे अगम का उनके बीच में टोकना बदतमीजी लगा। आशीष इतने तहजीब से बात कर रहा था और अगम इतना रूडली बोला था। वो सोच रही थी आशीष कोई आवारा घटिया किस्म का व्यक्ति तो नहीं था और ना ही वो गलत ढंग से बात कर रहा था जो उसे ऐसा ट्रीट किया जाए। ये अगम क्यों उससे ऐसे बात कर रहा है, वो ये सोच ही रही थी और अगम चिढ़कर उसकी तरफ देख रहा था। ये झलक पागल है क्या? इसे समझ नहीं आ रहा है कि आशीष उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो बहुत तकलीफ हुई थी, इसे कुछ क्यों नहीं कह रही है। ये लीजिए मेरा कार्ड, आप जब भी मॉल में आए ये कार्ड दिखाते, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और आप मुझे मिलना मत भूलना। आशीष ने बड़ी शालीनता से कहा। क्यों नहीं, जरूर आऊंगी, लड़कियों को डिस्काउंट मिल जाए और क्या चाहिए, झलक ने हंसते हुए कहा। अगम के तो सीने पर सांप लौट गए जब उसने झलक को आशीष के साथ हंस के बात करते देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आशीष से हैंडसम भी है और उसके पास आशीष से ज़्यादा पैसा भी है, पर झलक क्यों उसे पसंद नहीं करती है, इससे इस तरह हंस के बात क्यों नहीं करती है। आशीष और झलक अब भी अपनी बातों में मस्त थे और अगम उन्हें देखकर जलने में व्यस्त था। तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आए। अगम उनके पास गया। वो बोले, चिंता की बात नहीं है, ये अब बिल्कुल ठीक है, हमने डिस्चार्ज कर दिया, आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो, बस हो जाएगा, फिर इसे ले जा सकते हो। झलक भी पास आ गई थी। उसने चैन की सांस ली। उसे परी से लगाव हो गया था। वो परी के कमरे में चली गई। आशीष और चैन भी उसके पीछे कमरे में चले गए। परी झलक को देख के खुश हो गई और बच्चों की तरह बाहें फैलाकर बोली, झलक दी। झलक ने जाकर उसे गले लगाकर कहा, जान निकाल दी थी तूने तो, पता है कितना घबरा गए थे हम। अगम जी का तो बुरा हाल हो गया था। फिर आशीष को देख के बोली, आशीष जी भी हमारे साथ ढूंढने में लगे रहे। ये इनका छोटा भाई चैन है, पर यही तुम्हें बचा कर लाया है। थैंक यू मुझे बचाने के लिए, परी ने चैन से कहा, पर उसने चैन की तरफ देखा भी नहीं और झलक का हाथ कस के पकड़ लिया। झलक समझ गई कि इसकी डर की बीमारी भी फिर हो गई। चैन बोला, कोई बात नहीं, मैं ये देखने आया था कि अब तबीयत कैसी है तुम्हारी। ठीक हूँ, परी चैन से नजरें चुराते हुए बोली, फिर झलक को देखने लगी।
चैन उसे देखता ही रह गया कि अजीब लड़की है, मुझसे बात भी खत्म नहीं हुई और उधर देखने लगी। वो फिर बोला, तुम क्या करती हो? जी, परी ने सवाल भरी नजरों से देखा। मेरा मतलब है कि क्या पढ़ती हो, कहाँ पढ़ती हो? असल में मैं केस के बारे में सोच रहा था कि वो दोनों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया। क्या तुमने उन्हें देखा? चैन बोला, ओ जी, मैं जीसीजी में बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। ये गर्ल्स कॉलेज है। नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरी पीठ थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने लोग थे, परी ने झिझकते हुए कहा। असल में वो अजनबी लोगों से जल्दी घुलती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसका भीड़ का डर हटाया था। वो अब फिर डरने लगी। फिर वो कौन हो सकते हैं? चैन बोला। चैन जी, इस बारे में हम बाहर बात करें। परी थोड़ा डरी हुई है। असल में इसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये भीड़ को और अजनबियों को देखकर घबराती है। झलक बोली, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। अच्छा, हम चलते हैं, बाय। परी, टेक केयर। सुनो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आर्मी में हूँ। मैं बुरे लोगों को मारता हूँ, तुम्हारी हेल्प करूंगा, फ्रेंड्स। चैन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। झलक ने परी को इशारा किया तो उसने अपना हाथ बढ़ा दिया और बोली, ओके फ्रेंड्स। चैन ने उसका फोन लेकर नंबर एक्सचेंज किए। तभी अगम विराज के साथ डिस्चार्ज फाइल लेकर आ गया। झलक ने विराज को हेलो कहा। विराज आशीष और चैन से मिला। अगम ने देखा कि कैसे झलक आशीष और चैन से बात कर रही है। वो जल भून गया। फिर बोला, झलक अब तुम जाओ, मेरे साथ सारी रात जागी हो, जाकर आराम करो। झलक सुनकर हैरान, ये बंदा कल तक तो आप कर रहा था, आज ये तुम पर आ गया। इसका भी कुछ समझ नहीं आता है, सुबह से अजीब ढंग से पेश आ रहा है। चलिए, मैं आपको छोड़ आता हूँ, आशीष बोला। चैन भी चलने को तैयार हो गया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरा हॉस्टल पास ही है, मैं चली जाऊंगी, झलक बोली। उधर चैन की नजरें परी पर टिकी थी। वो इसे कितना गलत समझता था। ये तो कितनी भोली है, कितनी मासूम है, इसमें क्या बात है, हम दोनों भी जा ही रहे हैं, रास्ते में आपको छोड़ देंगे, आशीष बोला। झलक कुछ कहती अगम बीच में ही अकड़ के बोल पड़ा, आप दोनों जाओ, झलक को मैं छोड़ दूंगा। नहीं, आप परी के पास रुकिए, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं है, आपके साथ जाऊं कि इनके साथ। अगम को कहकर झलक ने परी का हाथ छोड़ा, उसे बाय कहा और आशीष से बोली, चलिए चलते हैं। वो तीनों सबको बाय कहकर चले गए। अगम तो जल भूनकर सुहा हो गया। उसे झलक पर गुस्सा आया। उसके लिए मैं जो उसे इतने महीने से जानता हूँ और वो जो कल मिला है, उसमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता। दफा हो, अब इसे नहीं बुलाऊंगा। हॉस्टल ये पास में तो था, पैदल चली जाती, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं। झलक उनके साथ हॉस्पिटल के गेट पर आई तो सामने से विभा मिल गई। वो ड्यूटी के लिए आ रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? अब परी कैसी है? ठीक है, छुट्टी मिल गई है, कुछ देर में चले जाएंगे, तुम जाकर मिल लो। झलक बोल ही रही थी, तब उसने देखा कि विभा की नजर उसके बगल में खड़े आशीष पर टिकी है। विभा को झलक से जलन हो रही थी कि हमेशा हैंडसम लड़कों से घिरी रहती है। झलक ने उसे आशीष को देखते हुए देखा तो वो बोली, विभा, ये श्याम मॉल के मालिक हैं और वो जो कार लेने गए हैं वो इनकी छोटे भाई चैन है, ये अगम जी के फ्रेंड है। फिर आशीष से बोली, आशीष जी, ये मेरी फ्रेंड और रूममेट विभा है, ये भी मेरी क्लास में है। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आशीष ने हाथ बढ़ाया। विभा ने भी हाथ मिलाया और बोली, हेलो। फिर वो झलक की ओर देखकर बोली, अच्छा झलक, मैं चलती हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊं। ओके, झलक बोली। विभा के जाने के बाद चैन कार ले आया। तब झलक बोली, थैंक यू आशीष जी, देखिए वो रहा मेरा हॉस्टल, हमें आदत है पैदल आने जाने की। आप लोग जाइए, मैं पैदल चली जाऊंगी, बाकी आपके मॉल जरूर आऊंगी, डिस्काउंट मत भूल जाना। अच्छा जी, जैसी आपकी मर्जी, वैसे कहे तो छोड़ भी देंगे, पर आप चलना चाहती हैं तो क्या, हम क्या कर सकते हैं। जरूर मॉल में आइएगा, मैं वेट करूंगा, आशीष ने कार में बैठते हुए कहा और वो कार में बैठकर चले गए। झलक अपने हॉस्टल चली गई। विभा ऊपर परी के कमरे में चली गई। वो उससे मिली और बोली, कैसी हो परी? ठीक हूँ दीदी जी, आपकी छुट्टी नहीं है क्या? झलक दी की तो छुट्टी है, परी बोली। झलक का नाम सुन के अगम के कान खुल गए, जो पास ही खड़ा था। विभा बोली, असल में मैंने पहले छुट्टियां बहुत ली है, इसलिए अब छुट्टियां बची ही नहीं है। झलक ने पहले कम छुट्टियां ली थी तो अब ले ली है। ओ ठीक है, परी बोली। चलो परी, अब घर चले, मम्मी वेट कर रही होंगी, अगम बोला। फिर विभा से बोला, ओके विभा जी, हम चलते हैं। ओके बाय, विभा ने अगम और परी को कहा। फिर वो नीचे आकर कार में घर चले गए। आगम का घर। परी को देखकर माँ ने उसे गले लगा लिया। दादी ने देखा और बोली, मेरा पुत्र ठीक है, डरना नहीं, शेर है मेरा पुत्र। हाँ जी दादी जी, मैं नहीं डरती। फिर वो सोफे पर बैठ गई। दादी बोली, चल बेटे, कमरे में चलते हैं, यहाँ मत बैठ। दादी ने उसे उठाते हुए कहा।
मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। सोने जा रहा हूँ, कहकर अगम अपने कमरे में चला गया था और नहा धोकर लेट गया। सोने की कोशिश करता रहा लेकिन नींद कहाँ आनी थी। उसे रह रहकर झलक का आशीष के साथ जाना याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झलक ने ऐसा क्यों किया। क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे आशीष का पता है, फ्लर्ट करना उसकी आदत है। वो जब भी कोई लड़की देखता है ऐसे ही करता है। अगर मैं उसे उससे दूर रहने को कह रहा होता तो क्या गलत किया? किसी का भला करो उल्टा ऐसा व्यवहार सहो। सच कह गए सियाने, नेकी कर कुएं में डाल। चलो, अगर नहीं पसंद तो नहीं कहूंगा उसे। जब आशीष धोखा देगा तब फिर पता चलेगा। खुद को इतना इंटेलिजेंट समझती है और है एकदम बुद्धू। किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है कुछ नहीं जानती। पर मैं क्यों पागल हो रहा हूँ, दफा होने दो। डॉक्टर्स हॉस्टल। झलक अपने कमरे में आकर बैग रखकर वॉशरूम चली गई। बाहर आकर वो बेड पर लेट गई। वो अगम के बारे में सोचने लगी। वो कैसे आपसे तू पर आ गया? उसने आज ऐसे कैसे किया? क्यों किया? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगम को हुआ क्या। वो कल सारा दिन मेरे साथ था, ठीक था, रात में भी ठीक बात कर रहा था, आप कह रहा था, तो सुबह कैसे तू करने लगा? कहीं नींद की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ? हाँ, यही हो सकता है। वो सारी रात जागता रहा, सोया भी तो था। ये याद करते ही उसने अपने कंधे पर, जिस पर अगम ने सिर रखा था, हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। उसे अगम का चेहरा याद आ गया जब वो आशीष के साथ आने लगी थी। शाम को उसकी आंख खुली तो वो हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ गई। फिर उसे याद आया तो उसने परी को फोन किया। परी सो रही थी, उसने फोन नहीं उठाया। तब झलक ने अगम को फोन किया। कुछ देर बजने के बाद अगम ने फोन उठाया। हेलो, हाँ जी। हेलो, अब परी कैसी है? मैंने फोन किया था, उसने उठाया नहीं। हाँ, अब फर्क है, सो रही होगी। ओह ठीक है, आप सो लिए थे? हाँ जी, मैं तो आते ही सो गया था। मैं भी आते ही सो गई थी। जब गई ही थी तो आशीष के साथ कहीं घूम आती। अगम ने चिढ़कर कहा। झलक को भी बुरा लगा। उसने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या मैं ऐसी हूँ जो हर किसी के साथ चली जाऊं? आप इतने समय में मुझे इतना ही जान पाए हो। क्यों? जब मैंने कहा था कि मैं छोड़ आता हूँ तब तो तुम मुझे इनकार करके उसके साथ चली गई। अगम का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। मैं सुबह से सोच रही थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अगर उसके साथ चली भी गई तो इसमें आपको क्या? आप मेरे क्या हो? मेरे पापा हो, भाई हो, बॉयफ्रेंड हो या पति हो? मुझे किसी से मिलने या किसी के साथ जाने के लिए क्या अब आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी? झलक को भी गुस्सा आ गया। मुझे क्या लेना? जिसकी मर्जी जिसके साथ जाओ। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। वो आशीष फ्लर्ट किस्म का बंदा है। आप मेरी नॉन हो इसलिए कहा था। पर आप तो उसके साथ ही चली गई। अगम बोला। मेरी भलाई के लिए किया तो शुक्रिया, लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। किसी की नजर से पहचान लेती हूँ कि बंदा कैसा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उनके साथ नहीं, पैदल ही आई थी। मुझे कारों का शौक नहीं है। झलक बोली। बात सुनते ही अगम के चेहरे पर स्माइल आ गई। सारा गुस्सा छू मंतर हो गया। वो बोला, चलो अच्छी बात है। आप उतनी बुद्धू नहीं हो जितना मैं समझा था। उसकी बात सुनकर झलक बोली, मुझे अपनी इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। बाकी मैं बुद्धू हूँ या इंटेलिजेंट, आपको क्या लेना देना? आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन आपने आशीष के सामने ऐसी क्यों बात की, जैसे मैं आपकी जागीर हूँ। आइंदा मुझसे कभी ऐसे बात मत करना। बड़ी ही बदतमीजी से बोले थे आप। अच्छा जी, जो मैंने किया वो दिखा तुम्हें, पर जो खुद कर रही थी वो पता नहीं। हाँ सही तो है। मैं क्यों तुमसे ऐसे बात करूं? मैं कौन सा तुम्हारा कुछ लगता हूँ? ओके, फोन रखता हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। झलक का गुस्सा उतरा नहीं था। समझता क्या है खुद को? मेरी लाइफ है, इसे मुझसे क्या लेना देना। गुस्से को ठंडा करने के लिए उसने पानी पिया। फिर वो पढ़ने बैठ गई। उधर अगम सोच रहा था कि सच ही तो कह रही है झलक। मैं उसका लगता ही क्या हूँ? हमारा रिश्ता ही क्या है? नहीं, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। सपने कभी हकीकत नहीं बन सकते। जो हकीकत में नहीं हो सकता वही हमें सपनों में दिखता है। मेरी गलती है जो मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया। हमारा कोई मेल ही नहीं है। सिर्फ शक्ल सूरत पसंद होने से कुछ नहीं होता है, दिल भी मिलना चाहिए। चयन का घर। चैन को पुलिस स्टेशन से फोन आया। हेलो, हाँ जी। क्या? क्या कह रहे हैं आप? दोनों ही? हद है, ये तो कोई तगड़ा गैंग लगता है। परी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चैन सोच में डूब गया। उसे परी से पहली नजर का प्यार हो गया था। जब उसने पहली बार परी को मॉल में आते देखा था तो वो भी उसके पीछे चल दिया। फिर वो गुम हो गई।
फिर अचानक उसने उन लड़कों को परी को ले जाते देखा तो वो उनके पीछे चल दिया। जब वो उसके कमरे में गया और उसने बेहोश पड़ी परी को देखा तो उसको वो मासूम चेहरा उसकी आंखों में बस गया। उसने परी को बचाया और अपनी गोद में उठाया तो उसे लगा कि यही वो है जिसकी उसे कब से तलाश थी। उधर पुलिस स्टेशन में हलचल हुई पड़ी थी। वो दोनों किडनैपर जिन्होंने परी को किडनैप किया था उन दोनों ने कुछ खाकर खुदकुशी कर ली थी। ऐसा काम बड़े बड़े गैंगों का होता है। चैन ने रास्ते में अगम को फोन किया। हेलो अगम, मैं चैन बोल रहा हूँ। तुम्हें एक बुरी खबर देनी थी। वो परी के किडनैपरों ने जहर खा लिया है। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचो। मैं भी जा रहा हूँ, चैन बोला। परी के कारण इसकी अगम से जान पहचान हो गई थी। अगम का होटल। अगम अपने होटल में बैठा था। जब चैन का फोन लिया अगम भी चैन की बात सुनकर हैरान रह गया। ऐसे कैसे कोई जहर दे दे और पता भी ना चले? कहीं ये वही लोग तो नहीं जिन्होंने शिमला में मुझ पर हमला किया था? उसने अपने असिस्टेंट शेखों को बुलाया। देखो, ये फाइलें आगे भेज देना, मैंने साइन कर दी हैं। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्या हुआ सर? अगम के असिस्टेंट ने पूछा। वो शिमला वाले केस में कुछ पता चला? कोई पकड़ा गया क्या? अगम ने पूछा। नहीं सर, दीवान सर का फोन आया था, कह रहे थे कि कोई नहीं पकड़ में आया है अभी। पता ही नहीं चल पाया कौन था। वहां सीसीटीवी भी नहीं था कोई। पर आज अचानक आप ये क्यों पूछ रहे हो? शेखो बोला। परी को किडनैप करने वाले दोनों लड़कों ने सुसाइड कर ली है। अब आम बंदा इस तरह की हरकत थोड़े करेगा, अगम बोला। क्या? ये कब की बात है सर? अभी फोन आया था। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, जाकर पता लगेगा। तुम यहाँ सब संभाल लेना, किसी को कुछ बताना मत, अगम बोला। चैन पुलिस स्टेशन पहुंचकर सीधे इंस्पेक्टर के पास गया। ये हुआ कैसे? कौन आया था यहाँ? किसी ने देखा नहीं उसे? सर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। सीसीटीवी चेक किए? चैन बोला। कुछ नहीं पता चल रहा है, सब गड़बड़ है। तो कैसे पता चलेगा? अगम ने अंदर आते ही कहा। हेलो सर, हम कोशिश करेंगे कि जल्द पता लग जाए। उन दोनों ने लाशों को देखा। वो लोग लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे। वो दोनों भी बाहर आ गए। चैन बोला। अगम, तुम्हें कुछ आइडिया है कि ये कौन लोग हैं? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ महीने पहले शिमला गया था। तब किसी ने मुझ पर हमला किया था। मुझे लगता है कि वही लोग होंगे। पर जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता कुछ कह नहीं सकते। अब ये बिजनेस राइवलरी है या कुछ और, पता नहीं। हाँ, हो सकता है आपका शक ठीक हो। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव को जानता हूँ, अगर कहो तो पता करूँ? चैन ने पूछा। हाँ, यही ठीक रहेगा, चलो वापस चलें, अगम बोला। जी चलते हैं। अब परी कैसी है? चैन ने पूछा। ठीक है, उसे बचपन से ही एगोराफोबिया है। इससे बंदे को भीड़ से डर लगने लगता है। वो अकेले रहना लगता है। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर झलक ने इसका इलाज किया था। इस हादसे के बाद वो फिर ऐसी हो गई है, अगम ने बताया। क्या? शायद इसीलिए वो मुझे देखकर डर रही थी, चैन बोला। उसे कल से फील हो रहा था जैसे परी को कोई प्रॉब्लम है। चैन परी के बारे में सुनकर हैरान हो गए। उसे जाने क्यों बुरा सा लग रहा था। उसने अगम से पूछा। अगम, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ। अगम अपने ही ख्यालों में बिजी था। उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने चैन को देखते हुए पूछा। मैं पूछ रहा था कि क्या मैं परी से मिलने तुम्हारे घर चल सकता हूँ? चैन ने फिर पूछा। अगम ने उसे अजीब शक की नजरों से देखा। चैन बोला। नहीं, गलत मत समझिएगा। मैंने उसकी बीमारी के बारे में सुना तो सोचा कि उससे मिलकर देखूं, शायद कोई हेल्प कर सकूं। असल में मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है, इसलिए पूछ रहा था। अगम बोला। ओ अच्छा, ठीक है, चलो। वैसे मैं गलत नहीं सोच रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम आर्मी में हो और तुमसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। तुम पर शक मैं कभी कर ही नहीं सकता। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं तुम्हें परी से प्यार तो नहीं हो गया, कहकर अगम हंस पड़ा। यार छोड़ो, तुम भी क्या बात करते हो? चैन भी हंस पड़ा। फिर बोला। अगर तुम इंटरेस्टिंग बंदे जो तुमसे दोस्ती की जा सकती है। दोस्त? उसने हाथ बढ़ाकर पूछा। अगम ने झट से हाथ आगे कर कहा। ठीक है, आज से हम दोस्त। मेरे भी कुछ गिने चुने ही दोस्त हैं। दोनों फिर पुलिस स्टेशन से निकलकर चैन के डिटेक्टिव दोस्त के पास गए। वो उनकी उम्र का ही एक हैंडसम बंदा था। उन्हें देखते ही वो उठकर उनके पास आया और चैन से हाथ मिलाते हुए बोला। क्या बात है, फोन ही कर लेते, आने का कष्ट क्यों किया? अरे चाय नहीं पिलानी तो मत पिलाना। मिलने आए दोस्तों को ऐसे तो ना बोल। जो बात दर्शन में है वो श्रवण में कहाँ? चैन ने कहा। वाह, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। क्या बात है, डिटेक्टिव प्रतीक बोले। अच्छा, इनसे मिलो, ये मेरे फ्रेंड अगम है और अगम ये मेरा फ्रेंड प्रतीक है। चैन दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए बोला। हेलो प्रतीक, असल में हम आपके पास एक केस लेकर आए हैं। बात के करीबन 6 महीने पहले की है। मैं शिमला
एक जमीन के सौदे के सिलसिले में आया था। वहां पर कुछ बंदों ने मुझ पर हमला किया था। 3 गोलियां लगी थी मेरे, पर अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। अब 2 दिन पहले मेरी बहन को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की, तो चैन इसे बचा कर ले आया। इसने 2 लोगों को पुलिस के हवाले किया, लेकिन आज उन्होंने सुसाइड कर लिया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। अगम ने सारी कहानी सुना दी। ओ, तो ये बात है। अच्छा, आप मुझे सारी डिटेल भेज दीजिएगा। मुझे शिमला जाना पड़ेगा, प्रतीक बोला। ठीक है, मैं घर जाकर आपको अपने जाने और ठहरने का सबूत भेज दूंगा, कहकर अगम चला गया। ओके अगम, कहकर प्रतीक ने चैन से पूछा, कितनी छुट्टी आए हो इस बार? मैं 1.5 महीने की छुट्टी आया था, जिसमें से महीने तो निकल भी गया। अब 15 दिन रह गए हैं। जो ये केस है, इसका जल्द पता लगाना है, चैन बोला। ठीक है, वैसे आपकी सिफारिश के बिना भी मैंने अच्छे ढंग से ही हल करनी है। फिर कुछ देर इधर उधर की गप्पे मारने के बाद वो दोनों अगम के घर आ गए। अगम उसे लिविंग रूम में बिठा के ऊपर परी के कमरे में गया। उसने परी को बताया, परी, पता है मेरे साथ कौन आया है? चैन आया है, जिसने तुम्हें उस दिन बचाया था। उस दिन अगर ये ना होता तो शायद वो तुम्हें मार ही डालते। अगम कुछ और बोलना नहीं चाहता था। वो उसे लेकर लिविंग रूम में आ गया। चैन ने खड़े होकर बोला, हेलो परी, क्या हाल है? अब तबीयत कैसी है? ठीक है जी, परी बोली। फिर उसने मुंह उठाकर चैन की तरफ देखा और बोली, उस दिन आपने मुझे बचाया था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, परी बोली। अगर थैंक यू कहना है तो क्या मेरे साथ चलोगी? चैन ने पूछा। लेकिन कहाँ? परी ने पूछा। ये एक सीक्रेट है, चैन ने अगम की ओर देखते हुए कहा। ओके चलो, परी बोली। तुम ऐसे ही बिना जाने इसके साथ चली जाओगी? अगम ने परी से पूछा। इन्होंने मुझे बचाया था, इसका मतलब ये है ये अच्छे इंसान है। मैं इनके साथ जा सकती हूँ बिना डरे, ठीक है ना भैया? परी बोली। भाई, हमारी गुड़िया तो सयानी हो गई है, अगम ने परी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। और फिर अपने कमरे में तैयार होने चली गई तो अगम चैन को बोला, चैन, ये मेरी इकलौती बहन है, ध्यान रखना इसका। अगम बोला, ये मेरी भी इकलौती मोहब्बत है अगम, मुझे लगता है मुझे इससे प्यार हो गया है। सॉरी बट इट्स ट्रू, चैन बोला। मैं जानता हूँ, जब तुमने मिलने आने के लिए कहा था तभी मैं जान गया था, पर मुझे तुम परी के लिए पसंद हो, ध्यान रखना परी का अपने लिए, अगम हंसते हुए बोला। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।